अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे कराची की। और कराची के मसले वैसे तो हम देखते हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अब माहिरीन ने खबरदार किया कि कराची 2060 तक मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ सकता है। हाँ जी, बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से जारी करदा एक प्रेस रिलीज़ में बाज़ माहिरीन के हवाले से बताया गया है कि अगर सतह समुंदर में इजाफे का मौजूदा सिलसिला जारी रहा तो कराची 2060 तक मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ जाएगा। और कराची में इस साल दर्जा हरारत पहले ही 74 साल में सबसे ज़्यादा रहा है और 2030 तक साहिली तूफ़ान की वजह से इमलाक को पहुँचने वाले नुकसानात और समुंदर की सतह में इजाफा 10 गुना बढ़ने का इम्कान है। बिल्कुल, बरतानिया की मेज़बानी अगर मैं देखा जाए तो मौसमियाती तब्दीली समिट गुज़श्ता रोज़ शुरू हुआ, जिसमें पाकिस्तान और बरतानिया कुराए अर्ज़ के सरसब्ज़ मुस्तक़बिल पर मिलकर काम कर रहे हैं। और इस मुहिम के दौरान पाकिस्तानी कंपनीज़ को 2030 तक गैस वगैरह के अखराज को निस्फ़ करने और 2050 तक खालिस जो है सफ़र तक पहुँचाने का हदफ रखा गया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी सारी सूरत हाल के ऊपर, इस प्रेडिक्शन के ऊपर, इस ख़तरे के ऊपर, इस खदशे के ऊपर बात करेंगे माहिर अर्बन मोहम्मद तौहीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तौहीद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि कराची 2060 तक मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ सकता है। ये जो तज्ज़िया है, पहले तो ये बताएं कि आप इससे मुत्तफ़िक हैं कि वाकई ऐसा हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये खदशा चूँकि इस वक्त COP26 बरतानिया में हो रही है तो ये खदशा वहाँ से इस वक्त सामने आया तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है वो एक ऐसी हकीकत है जिसे किसी तौर पर झुटलाया नहीं जा सकता। अगर हम क्लाइमेट इंडेक्स 2021 को देखें तो ख़तरे के लिहाज से पाकिस्तान जो है वो 8वें नंबर पर हमें नज़र आता है। लेकिन पाकिस्तान से पहले, पाकिस्तान से ऊपर जो 7 ममालिक हैं उनकी जो ज़मीनी सूरत हाल और पाकिस्तान की ज़मीनी सूरत हाल का मवाजना किया जाए तो बिल्कुल ये वाज़े तौर पे लगता है कि पाकिस्तान ख़तरे में के लिहाज से दूसरे तीसरे नंबर पर या शायद पहले नंबर पर हो सकता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात जो आपने बात की, ये जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 2060 तक जो है वो कराची डूब जाएगा, ये पहली बार ये बात नहीं हुई है। बल्कि मैं आपको बताऊं 2015 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनियोग्राफी ने बाकायदा इस पे जो इब्तिदाई रिसर्च करके इसको सेनेट में डिस्कस किया था। ये बात सेनेट में डिस्कस हुई है। उस वक्त में सेनेट में डिस्कस होने के साथ साथ इस पे बाकायदा रिकमेंडेशंस आई, जिसमें जो वाज़े रिकमेंडेशन थी वो 2 तरह की थी। जिसमें पहली बात ये की गई थी कि इस पर एक डिटेल रिसर्च कराची की कोस्ट लाइन के साथ की जाएगी। दूसरी बात ये थी कि एनडीएमए और पीडीएमए के को लूप में लेकर और इस हवाले से आगे के लिए स्ट्रेटेजीज बनाई जाएंगी। कराची के और दीगर मजमूई तौर पर पाकिस्तान के दर्जा हरारत को किस तरह जो है वो बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है, ये उस वक्त की रिकमेंडेशन थी। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि क्लाइमेट चेंज को या डिजास्टर को जो है वो सिर्फ एक इवेंट बेस के तौर पर लिया जाता है। जैसे 2015 की हीट वेव शहर कराची में आई थी, जिसके बाद से हीट वेव का कॉन्सेप्ट जो है वो पाकिस्तान में वाजे हुआ। लेकिन उसमें क्या हुआ अल्टीमेटली कि गवर्नमेंट के जो अदाद शुमार मिले वो ये मिले कि जी हीट वेव की वजह से तकरीबन 1200 अमवात हुई, जबकि जो वैसे गैर सरकारी अदाद शुमार हैं वो मिलते हैं 6000 के करीब। अब अगर वो 6000 वाकईतन रिपोर्ट हो जाते तो आज हम हीट वेव को भी एक डिजास्टर कंसीडर करते और कानूनी हैसियत देके उसके हवाले से हम कुछ पॉलिसीज और कुछ इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाते। यही मामला क्लाइमेट चेंज का भी है कि क्लाइमेट चेंज पर बात सिर्फ जब की जाती है जब कोई इस तरह की कोई आलमी कॉन्फ्रेंस हो या कोई और मामला हो। हकीकत में आपको बताऊं इस वक्त जो है यानी कि सिंध में जो है वो क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट ही मौजूद नहीं है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज तो मौजूद है लेकिन क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज में 3 इदारे आते हैं, जिसमें से एक जो है वो सीपा है, दूसरा कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तीसरा जो है क्लाइमेट चेंज होना चाहिए लेकिन अभी तक दे आर इन बिटवीन टू बिल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द डिपार्टमेंट। जिसने आपने कहा कि क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट में, लेकिन अगर हम कराची की अगर दर्जा हरारत की बात करें तो इस साल जो उसका दर्जा हरारत 74 साल में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया और 2030 तक समंदर की सतह में इजाफा 10 गुना बढ़ने का भी इम्कान है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि कौन से ऐसे इकदाम किए जाए कि इस खतरे से बचा जा सकता है और कौन से ऐसे खतरनाक मरहले जो मजीद हमें आगे दरपेश हों उनसे बचा जा सकता है हम लोगों को। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैनग्रोव जो कि डिफॉरेस्टेशन हो रही है, मैनग्रोव की कटिंग, उसको रोका जाए और मैनग्रोव को मज़ीद जो है ग्रो करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है। यानी कि जो आपकी हर गवर्नमेंट के स्केल पर एनजीओज कॉरपोरेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके कुछ इस तरह किया जाए कि हम आगे
10 साल की 20 साल की प्लानिंग कर सकें। मैनग्रोव क्योंकि एक वाहिद तरीका है जो कि आपको एक समझ लें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सी लेवल के राइज होने की सूरत में, पहली चीज। दूसरी, शहर कराची में कंक्रीट का इन्फ्लक्स इतना तेजी से हुआ और इतना ज्यादा हुआ है कि आज हम ये गेज नहीं कर पाते कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो दोनों पैटर्न पे काम करती है, फॉर्मल भी है इनफॉर्मल भी है। फॉर्मल के तो कुछ रिकॉर्ड मिल जाते हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काम कर रही है वो कितना मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है, कितना कंक्रीट इन्फ्लक्स हो रहा है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। शहर कराची में बेतहाशा किस्म के जो है वो दरख्त हुआ करते थे और मतलब मुख्तलिफ अनवा अक़साम के दरख्त मिला करते थे, लेकिन आज देखें वो दरख्त जो है वो नायाब हो गए। तो उसके हवाले पर हम क्या कर सकते हैं, कंक्रीट से हट के हम कौन सा मटेरियल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। और ये इसके लिए बाकायदा कुछ हद तक एक ये कह लें कि रेगुलेशन पास करने की जरूरत है। यानी अगर सादा लफ्जों में कहूं, देखें किसी के पास अगर 500 गज का या कह लें 1000 गज की जगह मौजूद है रिहाइश के लिए, तो उसमें मैंडेटरी होना चाहिए कि जी 1-2 दरख्त जो है वो लाजमी है। यानी ये पैटर्न रखा जाए थोड़ा सा। फिर जो खासतौर पर हमारी इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैं वहां पे अवेयरनेस इस हवाले से दी जाए, तो ये तरीके कार है। इसी तरह मच्छर कॉलोनी है, मैनग्रोव वाले एरियाज हैं, वहां पे ये अवेयरनेस हो कि मैनग्रोव हमारी हिफाजत का जरिया है, इसको काटा ना जाए। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो कुछ लॉन्ग टर्म है, कुछ शॉर्ट टर्म है, उनको अडॉप्ट किया जाए तो इस खतरे से बचा जा सकता है। तो ये सूरत हाल है। ठीक है, ठीक है। तो ये सब ये बता दीजिएगा कि जिस तरह से आप कह रहे थे कि हमारे पास तो माशाल्लाह से इदारा ही मौजूद नहीं है सिंध के अंदर के जिसने इस पर काम करना है, फिर हम ये भी समझें कि हुकूमतों को शायद इस मामले का इदराक ही नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट्स आ जाती हैं, रिपोर्ट्स को हम पढ़ लेते हैं, हाँ कुछ होना चाहिए, वो करना किसने है? वो जो कुछ होना चाहिए वाला मामला है उससे करने की तरफ हमारा कदम किस तरफ कब आएगा, और क्या 40 साल पता ही नहीं लगेगा और गुजर जाएंगे, और अगर हमने काम नहीं किया होगा तो हम इंतज़ार करेंगे कराची के जो बाकी मामला था उसकी तरह इस दिन का भी कि पता नहीं 2060 में होगा कि भाई नहीं होगा। देखिए, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और जो सिविल सोसाइटी है वो तो एक प्रेशर डेवलप कर रहे हैं एक सिविलाइज वे में कि जी कुछ इस पर जो है वो बातचीत हो जाए, कुछ काम हो जाए। लेकिन असल मसला ये है कि देखें, हुकूमती सतह पर चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, हम कहते हैं जी हम सिग्नेटरी हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की जाती है तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 जो है वो यही कहता है कि सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, जिसमें यानी कि सेफ और इंक्लूसिव सिटीज की बात होती है। फिर उसमें इंटीग्रेटेड स्केल पर डिजास्टर एंड रिस्क मैनेजमेंट को, लोकल स्केल पर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को डील करने की बात हो रही है। तो देखिए हमारे पास पैटर्न मौजूद है, डॉक्यूमेंट। अच्छा मैं आपको बताऊं मजे की बात, डॉक्यूमेंट की हद तक जो है हम इसमें बड़े स्ट्रांग है कि जी हम क्लाइमेट चेंज पर बहुत काम कर रहे हैं। अगर आप सरकारी रिपोर्ट और सरकारी डॉक्यूमेंट उठाकर देखें तो ये नजर आएगा कि बहुत सारा काम हो रहा है जी, बहुत बेतहाशा इदारे बहुत मसरूफ हैं। लेकिन ग्राउंड पर जब हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे गैप नजर आ रहे हैं, या ये कह लें जो पॉलिसीज अगर बनी हुई भी हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। प्रैक्टिकलिटी के मसाइल मौजूद हैं। तो साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान बात कर रहे थे, अगर सफ़े के ऊपर देखें या डॉक्यूमेंट्स के ऊपर देखें तो वो कह रहे हैं कि जी कि लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन अगर हम देखें प्रैक्टिकली ऐसा नज़र नहीं आ रहा ग्राउंड के ऊपर हमें। खैर ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और अगर हम मुल्कों की कौमों की बात करते हैं तो उसके अंदर ये 30-40 साल कुछ भी नहीं समझे जाते, समझा जाता है कि बस आने वाले हैं। तो उस हवाले से हमें अभी कुछ इकदाम करने होंगे हुकूमती सतह पर। खैर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि मुल्क में महंगाई तो कम हुई नहीं है, मगर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अगर बात करें तो अपनी कारकर्दगी पर नाज़ा है, जिसने रवा माली साल के पहले 4 माह में 1840 अरब की महसूलात जमा कर ली, और ये महसूलात जो हैं वो हदफ से 232 अरब रुपए जायद हैं। जो रवा माली बिल्कुल ऐसी है। रवा माली साल के पहले 4 माह की हम बात करें, FBR महसूलात का हदफ 1608 अरब रुपए था। FBR के एलामिया में ये कहा गया है कि महसूलात में 36.6% की ग्रोथ हुई है, और एलामिया के मुताबिक ही गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में 1347 अरब के महसूलात जमा किए गए। बिल्कुल। अगर दूसरी जानिब हम गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की बात करें तो उन्होंने कहा कि मुश्किलात के बावजूद रवा साल पाकिस्तान की 5% की जो मुआशी तरक्की है वो भी मुतवक्के है। इसी सारी सूरत पर हम अब बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत डॉक्टर सलमान शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। अब जो इतना बड़ा हम देखें कि ये FBR की जानिब से रवा माली साल के पहले 4 माह में उन्हें एक हदफ था जो रखा गया था 1840 अरब रुपए उन्होंने जमा कर लिए, जो कि हदफ से 232 अरब रुपए ज़्यादा है। इस इजाफे से पाकिस्तान को कौन कौन से मुआशी फ़वाइद हासिल होंगे? देखें, एक तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो काबू में रहेगा और वो हमारे टारगेट्स के मुताबिक होगा। हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस होगी काम करने के लिए। इसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें भी हो रही हैं, जैसे सऊदी अरेबिया का जो
सपोर्ट आई है, उससे रिपेयर की कदर बेहतर हुई है और उससे एक इन्वेस्टमेंट की इन्वायरमेंट भी बेहतर हुई है। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं और कोरोना में भी हम देख रहे हैं कि कमी आ रही है और जो चौथी वेव है उससे हम अब निकल रहे हैं। तो आई थिंक कि ये पॉजिटिव चीज़ें हैं और अगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी रहती है और प्रोडक्शन में कोई खलल नहीं पड़ता और सप्लाई चेन्स जो इस वक्त दुनिया को बहुत ख़राब कर रही हैं वो थोड़ी सी काबू में आती हैं, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। सो आई थिंक कि ये हालात तो आपको पता है कि हर तरफ से बहुत अनसर्टेनिटी है, लेकिन इस अनसर्टेनिटी में एक रास्ता भी नज़र आ रहा है। ठीक है शाह साहब, ये भी बता दीजिएगा, गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर भी कह रहे हैं कि मुश्किलात के बावजूद, मुश्किल हालात रहे हैं भी, रवां साल पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, माशी तरक्की है, वो 5% की होगी। क्या आप समझ रहे हैं कि ये अचीवेबल है? बात दुरुस्त करने। जी बिल्कुल अचीवेबल है, क्योंकि पाकिस्तान की ग्रोथ इससे भी ज़्यादा हो सकती है बशर्ते कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट काबू में रहे। और आई थिंक कि वो अगर काबू में रहता है तो ग्रोथ ज़्यादा भी हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मसला है वो बिजली का मसला है और एनर्जी का मसला है, क्योंकि वो दोनों चीज़ें अब इम्पोर्टेड हो गई हैं और उसकी वजह से जब भी आपकी ग्रोथ होती है और एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होती है तो उससे आपका ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा होता है। ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा होता है और उसके साथ फिर आपको करंट अकाउंट डेफिसिट और बाकी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। तो एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म्स जो हैं वो अब तेज़ी से हो रही हैं और उम्मीद है कि अगले एक साल में वो रिफॉर्म्स मुकम्मल होंगी ताकि हमारी ये कुछ एनर्जी इंडिपेंडेंस हो। ठीक है डॉक्टर सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। सुबह सवेरे से आप बात कर रहे थे। हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Stay with us.